हर व्यक्ति, समाज और समुदाय किसी न किसी विचारधारा पर आधारित होता है। इन्हीं विचारधाराओं को कानून के जरिए संरक्षण दिया जाता है। ये जरूरी नहीं है भी हर विचारधारा की हर मान्यता को कानून के जरिए संरक्षण दिया जा सके, लेकिन फिर भी काफी हद तक जो कॉमन होता है उसको संरक्षण दिया जाता है। अब कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम से पीड़ित होता है, व्यवस्था से पीड़ित होता है, उसको लगता है कि उसकी विचारधारा खत्म हो जाएगी, उसका जो समुदाय है वो खत्म हो जाएगा, तो वो अपना एक डर बिठाता है दूसरे विचारधारा के लोगों के अंदर, और ये डर कानून के दायरे से बाहर होता है। कि कानून इस डर को मिटा नहीं पाता है तब इसे हम आतंकवाद कह देते हैं। ये आतंक है। 25 फरवरी 2020 दिल्ली के जाफराबाद में जो हुआ, वहाँ टारगेटेडली मुसलमानों की ज़्यादा हत्याएं की गई, उनकी प्रॉपर्टी को जलाया गया और उनके साथ बहुत बर्बरता की गई। रिकॉर्ड्स पे चीज़ें बहुत कम हैं। वहाँ से हम नए दिशा में सोचना शुरू करने लगे थे कि डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट जो है वो इसमें क्यों पार्टिसिपेट कर रही है। जब आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे आतंकवाद को पढ़ोगे, मतलब जैसे जो सुरक्षा एजेंसियां जिस तरह से टेररिज्म को पढ़ती हैं, तो वो टेररिज्म को विचारधाराओं से नहीं पढ़ती है, वो मॉड्यूल्स के हिसाब से पढ़ती है कि कोई घटना घटी है, इस घटना में अलग अलग मॉड्यूल काम कर रहे हैं और ये जुड़ के घटना बन रही है, और इस पूरी घटना का कोई एक मास्टरमाइंड है जो इस सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब ये मॉड्यूल्स क्या हैं? अगर आप ये समझें कि दिल्ली के अंदर हुई घटनाओं को बांट लें अलग अलग पार्ट्स में, तो आपको मॉड्यूल समझ में आएंगे। जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज अमोल रतन सिंह हमारी याचिका खारिज करके हम पे 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं भी ये याचिका किस तरह से खारिज की गई और कैसे इसमें एक बड़ा सांठ-गांठ हुई जेल सुपरिटेंडेंट से लेकर हरियाणा सरकार और डेरा एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सेशन कोर्ट रोहतक, ये सब मिले और उसके बाद ये याचिका खारिज की गई। इसका मकसद था भी कोई भी व्यक्ति हजूर संजी तक पहुंच ना सके। अब इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा था? आप इसको पैसिवली समझ सकते हैं। हनीप्रीत और उसका ग्रुप अचानक से देशद्रोह की धारा से बाहर निकलकर जमानत पे बाहर आ जाता है और फिर वो एक अखंड सुमरन की प्रक्रिया चलाता है, जिसके बाद टेक्निकल ग्राउंड्स पे समझें तो एक सर्विलेंस ब्लैकआउट का मॉड्यूल क्रिएट करता है, और वो मॉड्यूल इस्तेमाल होता है जाफराबाद के दंगों में, जहाँ पे ज़्यादा गिनती में मुसलमानों की हत्या की जाती है। ये जो जाफराबाद में प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें जो ये बाद में हिंसक हो गया, मीडिया न्यूज़ के हिसाब से जो प्रदर्शन था ये CAA और NRC के विरोध में था। एक एक्ट लेकर आई थी गवर्नमेंट, उसका विरोध हो रहा था। जबकि आप फैक्ट्स पे जाएंगे तो ये विरोध CAA NRC का नहीं था। ये विरोध भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भारत बंद की कॉल की थी 22 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ। और जाफराबाद में ये भारत बंद की कॉल के हिसाब से ही प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन न्यूज़ में हमें ये CAA NRC के हिसाब से दिखाया गया। मतलब अगर दूसरा मॉड्यूल आप देखें तो भीम आर्मी एक भारत बंद की कॉल देती है और वो कॉल दिल्ली में ही एक्टिव होती है, और उसमें ऐसी जगह चुनी जाती है जहां हिंदू मुसलमान का जो गिनती है वो आमने सामने ज़्यादा है और वहाँ तनाव रहता है, और फिर कैसे टैक्टिकली वहाँ के तनाव को हिंसक बनाया जाता है और फिर ये इतनी हत्याएं हो जाती हैं। ये एक पैरेलल मॉड्यूल चलता है। अब ऐसे में भीम आर्मी और एक जो धरना लगा हुआ था CAA NRC के खिलाफ शाहीन बाग में, उनका जो मतलब मूवमेंट देखते हैं तो लगता है भी भीम आर्मी एक तरह से शाहीन बाग प्रदर्शन के समर्थन में थी। इसके अलावा वो बैकडोर एक ऐसे प्रोटेस्ट को फैसिलिटेट कर रही थी जिसके आसरे CAA NRC के प्रोटेस्ट को दबाया जा सके। ये एक दूसरा मॉड्यूल समझ सकते हैं।
तीसरा मॉड्यूल जो हिजबुल मुजाहिदीन जिसे कह देते हैं, या फिर जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये अलग अलग संगठन हैं जो कहते हैं भी पाकिस्तान फंड करता है इन्हें। ये जो संगठन है ये फिदाइन पैदा करते हैं, ये मिलिटेंट्स जनरेट करते हैं, और इसके लिए वो धर्म का इस्तेमाल भी करते हैं, भी धर्म की शिक्षाओं को अलग तरह से परोसते हैं। तो अगर इस मॉड्यूल को समझें तो ये एक मॉड्यूल ऐसा है जो मिलिटेंट्स और फिदाइन जनरेट करता है। अब ये तीसरा मॉड्यूल है। चौथा मॉड्यूल है जो कश्मीर पुलिस का एक अधिकारी इन आतंकियों को दिल्ली पहुंचा रहा था। पांचवा मॉड्यूल हम समझ सकते हैं कि जो सरकार है उसको सीए एनआरसी इम्प्लीमेंट करना है। सरकार का मतलब एज ए होल, इसमें किसी राजनीतिक पार्टी को भी मत लीजिए। उसको सीए एनआरसी इम्प्लीमेंट करना है, ये उसकी नीड है, क्योंकि बहुत सारे घुसपैठिए देश में हैं और ये बड़े बड़े क्राइम्स को अंजाम देते हैं, और इनका रिकॉर्ड जो है वो सरकार के पास क्लियर नहीं है। मतलब उनके पास ऐसे तरीके हैं, वो फर्जी वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड बना के इस देश के नागरिक बन जाते हैं, लेकिन असल में वो नागरिक है नहीं। ये प्रैक्टिकली हो रहा है, और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ इसके करीब 50-60 किलोमीटर के दायरे में भी बहुत सारे घुसपैठिए ऐसे रहते हैं जो पिछले 20 साल के अंदर यहाँ आके बसे, और फिर यहाँ के स्थानीय लोग अपने गांव छोड़कर चले गए, और धीरे धीरे पूरे के पूरे गांव कई जगह इन्होंने एक्वायर कर लिया, और इनका कोई बैक रिकॉर्ड नहीं है। ये सब श्रीगंगानगर के बॉर्डर से होने वाली नशा तस्करी का जो साइकिल चलता है या चेन चलती है उस सब का हिस्सा है ये सब। लेकिन क्या है कि कोई बड़ा ऑपरेशन कभी होगा, कोई बड़ी घटना घटेगी, तब शायद कभी ये संज्ञान में मसला आएगा। तो सीए एनआरसी गवर्नमेंट की नीड है, लेकिन अब जब गवर्नमेंट में बीजेपी और आरएसएस आ जाती है या फिर गवर्नमेंट में कांग्रेस आ जाती है, दोनों में से कोई तो आएगा ही, तो दोनों के पर्सपेक्टिव सीए और एनआरसी को लेके अलग अलग है। मतलब जब बीजेपी पावर में होगी तो हम इस निगाह से देखेंगे कि बीजेपी को आरएसएस बैकअप देती है, और आरएसएस का एक एजेंडा माना जाता है भी हिंदू राष्ट्र है, और उस हिंदू राष्ट्र में वो मुसलमानों को दबा लेना चाहती है, ऐसे उन पे आरोप लगते हैं। और ऐसे में सीए एनआरसी के आड़ में जो बीजेपी है या फिर आरएसएस है, ये जो मुसलमान वोटर हैं इनका जो मतलब वोट का अधिकार है वो कैंसिल कर देगी बहाने से, और फिर मेजॉरिटी हिंदू वोट हो जाएगा, तो कभी भी बीजेपी की सरकार सत्ता से जाएगी ही नहीं। तो ये एक मतलब हम सोच के चलते हैं कि कुछ ऐसा बीजेपी प्लान कर रही है। लेकिन अगर ये कांग्रेस के टाइम पे आया होता सीए एनआरसी, तो हम इसको उल्टा सोचते कि जो कांग्रेस है ये मुसलमानों को फेवर करती है, और ऐसे में ये जो है घुसपैठियों को अपना वोटर बनाएगी और हिंदू वोट डाउन करेगी, और अपनी सत्ता को कई इलाकों में घुसपैठियों के जरिए मजबूत करेगी। मतलब अगर यही सीए एनआरसी कांग्रेस लेकर आती तो भी ये सवाल उठना लाजमी था कि सीए एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए। बस फर्क सिर्फ इतना था कि तब प्रदर्शन हिंदू कर रहे होते, अब ये मुसलमान कर रहे थे। एनआईए और सुरक्षा एजेंसियों का कहना था भी जो ये पैटर्न है दिल्ली के दंगों में इस्तेमाल किया गया है, नया प्लॉट है, नया तरीका है। इस नए तरीके में 2 मॉड्यूल शामिल थे। पहला मॉड्यूल ये था कि जो जुडिशरी का इस्तेमाल कर रहा था डेरा की मैनेजमेंट को फेवर करने के लिए, और फिर ओवर द टाइम डेरा की मैनेजमेंट दिल्ली में होने वाली घटना को फैसिलिटेट कर रही थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही थी एक नए मॉड्यूल के जरिए। मतलब ये पहली बार दिख रहा था कि जुडिशरी और एक डेरा सच्चा सौदा की एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के मॉड्यूल में एक्टिव हुई है। अब हम जिस निगाह से देख रहे थे उसमें हमें ये समझ में आ रहा था कि ये सब एक ट्रायल प्रोसेस है, ये नया कोई सेटअप डेवलप हुआ है, और ये सारे मॉड्यूल जितने भी हैं इनको कोई एक आदमी तो कोऑर्डिनेट कर ही रहा है। वो एक आदमी सारे सिस्टम का मास्टरमाइंड है, और उस मास्टरमाइंड के इशारे पे अब डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट जो है वो नाचने लगी है, और वही मास्टरमाइंड इस संगत को, जो डेरा की संगत है, उसे नचाएगा। ये मास्टरमाइंड कौन है और ये क्या करने वाला है। अब क्योंकि ये मॉड्यूल तैयार हुआ है और सुरक्षा एजेंसियां इसे ट्रेस कर नहीं पाई हैं,
तो ऑब्वियसली इसमें कुछ नई घटना घटेगी, तो उसको लेके हम सतर्क थे। इस बीच 22 मार्च के आसपास लॉकडाउन लग गया। अब डेरा जो है वो समाज सेवा के लिए जाना जाता है, और ये समाज सेवा करने के लिए उनको कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियस हैं। ये डेरा को पहचान मिली हुई है। अब सभी प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे थे उस दौर में, लेकिन डेरा से एक आदेश पारित हुआ कि भी कोई भी व्यक्ति प्रवासी मजदूरों को खाना नहीं खिलाएगा। इवन डेरा हेडक्वार्टर में जो लंगर 24 घंटे 365 दिन चलता है, उसे भी बंद कर दिया गया था, और सिरसा के अंदर भी लंगर की पूर्ति डेरा नहीं कर रहा था। ये विचित्र था। हम इसको इस निगाह से देख रहे थे भी हजूर संत जी के जेल जाने के बाद डेरा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डेरा के इनिशिएटिव्स हैं उसको इस रूप में चेंज कर दिया है कि डेरा की संगत समाज सेवा पे पैसा कम से कम खर्च करे, और वो पैसा वो डेरा की मैनेजमेंट को दे, ताकि डेरा की मैनेजमेंट अपने हिसाब से उसको खर्च करे या फिर उसका गबन कर ले। लॉकडाउन के साथ बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई थी। वो समस्या ये थी भी नशा तस्करी की सप्लाई रुक गई थी। जो रूटीन में लोग नशा बेचते थे, नशा करते थे, उनको नशा नहीं मिलेगा, तो ये नशा कौन बेचेगा और कैसे नशेड़ियों तक ये पहुंचेगा। शराब के ठेके खुले थे, लेकिन जो चरस, हीरोइन, स्मैक, अफीम, इसकी सप्लाई है, ये कैसे होगी। तो ये सप्लाई भी धीरे धीरे फिर रिज्यूम हुई। अलग अलग लोग समाज सेवा के नाम पे निकले, और हम भी अपने एंड पे ये देख रहे थे भी कुछ गड़बड़ ना हो। हमने भी जो लोकल प्रशासन है उससे मदद ली भी, हमें लंगर वगैरह बांटने की परमिशन दी जाए लोगों को। तो हम करीब अपने एंड पे 100 लोगों का खाना 2-3 समय का हम अवेलेबल करवाते थे। लेकिन इस बहाने हम पूरे शहर में निगाह रखते थे, और इवन डेरा में भी निगाह रखते थे। दूसरी एक और वजह थी कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये मॉड्यूल आगे क्या करेगा। ऐसे में कोई ऐसा एक्सपीरियंस्ड बंदा हमारे पास नहीं था कि जो ये बताए। तो प्रैक्टिकली समझें तो इस देश में एक ही स्टेट ऐसा है जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है इस चीज़ का, वो है पंजाब। तो हमने पंजाब पुलिस के एक पुराने पुलिस कर्मचारी से संपर्क किया भी, वो हमें समझाए भी क्या करना है। उसने हमें कहा भी अगर ये मॉड्यूल डेरा की गद्दी कब्जाने का है, या डेरा में जो अलग अलग ग्रुप चल रहे हैं उनकी आपसी लड़ाई में बाकियों को मार के गद्दी पे काबिज होने का है, या फिर डेरा की संगत को एक बड़े मास्टरमाइंड के हवाले सौंप देने का है और बाकी कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाना है, तो आपके डेरे में या तो कोई बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, या फिर कोई ऐसा कोई काम होगा जिसमें बाहर के लोग डेरा में अचानक से आके रहने लगेंगे जो डेरा से संबंधित नहीं होंगे। तो जब कोरोना लॉकडाउन लगा तो डेरा में गेहूं का मतलब जो बिक्री केंद्र है, जहाँ पे जैसे अनाज मंडी होती है, तो वो डेरा हेडक्वार्टर को रखा गया भी यहाँ गेहूं खरीदी जाएगी। तो ऑब्वियसली वहाँ आड़ती भी होंगे, आए होंगे। लेकिन उसके साथ साथ कोरोना लॉकडाउन में एक घोषणा हुई किसी पॉलिटिशियन के द्वारा भी 1500 लोगों को डेरा हेडक्वार्टर में क्वारंटाइन किया गया, और ये पॉलिटिशियन था दुष्यंत चौटाला। अब ये 1500 लोग हमें डेरा में दिखे नहीं। तो ये घोषणा एक नेता ने पर्सनल लेवल पे की थी, जिसका गवर्नमेंट ने कहीं मतलब इसको एंडोर्स नहीं किया था, और कहीं ग्राउंड पे ये दिख नहीं रहा था। अब हमें समझ आ गया था भी जो 1500 लोग हैं ये बाहर के हो सकते हैं। और फिर हमने ऑब्जर्व किया भी डेरा में जो गेहूं का बिक्री केंद्र, जो भी अनाज मंडी बनाई गई है, इसको बड़ा सीक्रेसी में रखा गया, मतलब बड़ा सीक्रेट तरीके से चारों तरफ टेंट लगा के किसी को वो अनाज दिखे ना। ये बड़ा विचित्र था। और डेरे में आप जाओगे तो डेरे के अंदर एक बहुत बड़ा शेड है, करीब 12-15 एकड़ में फैला हुआ वो शेड है, और उस शेड को चारों तरफ से सील कर दिया गया था। इवन डेरा के अंदर जो रेगुलर काम करने वाले लोग थे वो भी वहाँ नहीं जा सकते थे। हमें शक था भी इस टेंट के अंदर कुछ और हो रहा है, क्योंकि हमने कोशिश की है जानने की भी कितने आड़ती हैं जो सिरसा से
डेरा में गए और कितने दिनों तक वो रहे, तो कुछ चीज़ें मतलब मिसमैच थी। वहाँ से हमें शक हुआ, फिर हमें पता लगा भी डेरे में काफ़ी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया है। हमें लगा भी डेरा कोई बड़ी चीज़ प्लान कर रहा है और इसमें आने वाला जो डेरे का फंक्शन है 29 अप्रैल 2020 का, जो डेरे का फाउंडेशन डे है, उस दिन शायद कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन तब तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया था और गड़बड़ हुई नहीं। हम फिर भी टेंशन में थे, भी कुछ तो होगा। इसको कहते हैं ना भी, जब कुछ समझ ना आए तो क्या करें, तो एक कहते हैं विसल ब्लोअर होते हैं। जैसे आप इस तरह समझिए कि पहले ज़माने में मतलब जब चौक से कोई चोर बाइक लेके क्रॉस कर गया या फिर कोई तेज स्पीड से गाड़ी रैश ड्राइविंग में गई, कुछ भी मतलब अजीब लगता था ट्रैफिक पुलिस वाले को, तो वो सीटी बजाता था, विसल बजाता था। ये विसल सिर्फ इंडिकेशन थी भी कुछ गड़बड़ है, क्या है पता नहीं। इसे विसल ब्लोइंग कहते हैं। ऐसे ही अब हमें था कि हम विसल ब्लो करें, मतलब शोर मचाएं, शायद कोई सुने, क्योंकि सारी जगह अलर्ट्स भेजने के बाद ये निष्कर्ष तो हम निकाल ही चुके थे कि कोई सुन तो हमारी रहा ही नहीं है। तो हमने विसल ब्लो करने के लिए लाइव शुरू किया फेसबुक पे बोलना। अब शुरुआत में मुझे बोलने से झिझक थी, मैं घबराता था। तो मेरे साथी जो थे उनको मैंने कहा कि तुम बोलो, लेकिन जो मैं चाह रहा था भी वो ये बोलें, वो उस तरह से चीज़ें बोल नहीं पा रहे थे। मतलब जो चीज़ें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे भी शायद किसी सुरक्षा एजेंसी तक हमारी बात पहुंचे, क्योंकि सुरक्षा एजेंसी का कोई चेहरा तो होता नहीं, अभी ये एजेंसी है जी यहाँ जाके मिल लो, वो खुफिया है। तो हमें था भी कोई तो सुनेगा, लेकिन वो उस तरह से बोल नहीं पा रहे थे। तो करीब 17-18 अप्रैल 2020 की बात है, जब हमें डाउट हुआ कि 29 अप्रैल को कुछ हो सकता है, तब मजबूरन मैंने तय किया भी मैं खुद ही बोलूँगा, जैसे तैसे बोला जाएगा बोलेंगे। मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, कभी कहीं लेक्चर नहीं दिया था, मुझे पता ही नहीं था भी कैसे बोलना होता है कैमरे के सामने। अब इतना गुस्सा जो 25 अगस्त 2017 से हम पाल रहे थे, लगभग 3 साल में हो गए थे, तो हमने फिर भी बोलना शुरू किया। कभी 1 घंटा 2 घंटे, लोगों को लगता था भी हमें बोलने की सेंस नहीं है, हम कई बार गुस्से में बोलते थे। हमें पता नहीं था कैमरे पे चीज़ें बोलना और एक पर्सनल लेवल पे बोलने में बहुत फ़र्क होता है, और बड़ा नाप तोल के चीज़ें बोली जाती हैं। लेकिन हम जो मन में आया बोल रहे थे। लोग फ्री थे, घर में इंटरनेट चला रहे थे, तो लोग देखते भी थे, हज़ारों लोग देखते थे। अब एक्सपेक्टेशन थी भी कहीं ये आवाज़ पहुँचेगी, लेकिन नहीं पहुँची। दूसरी एक्सपेक्टेशन थी भी चलो कोई हमारे पास आएगा उठ के जानने के लिए, डेरे की संगत का कोई व्यक्ति होगा, वही आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन एजेंसी तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन हम जो चाह रहे थे वो हमारे दुश्मनों को दिख रहा था भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बोलने से। उन्होंने ही हमारे पास एक व्यक्ति भेज दिया, कह सकते हैं, और ये व्यक्ति आया अपने आप को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाकर, मतलब NTRO का ज्वाइंट सेक्रेटरी बन के वो मेरे क्लिनिक में आ गया भी मैंने आपके वीडियोस सुने हैं और मैं जानने आया हूँ भी आप क्या बताना चाहते हो। अब आपको लगे भी मैं मूर्ख हूँ, भी मैंने ऐसे ही उस व्यक्ति पे विश्वास कर लिया, नहीं। वो जिसको अपने साथ लेकर आया था वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कोई ऑफिसर था, जो मेरे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था। अब इसलिए हमने उस पर विश्वास कर लिया, भी एक सरकारी आदमी को साथ में लेके आया है। हमने सब कुछ उसे बता दिया। होना क्या था, फिर एक दूसरा आया नरपेंद्र मिश्रा, जो प्रधानमंत्री मोदी के कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उस समय एक्टिव थे शायद। उनका सगा भतीजा बन के बोला मैं नरपेंद्र मिश्रा का भतीजा हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं भी एक सत्संगी हूँ। वो थोड़ा कम एक्सपीरियंस था, उसको लेके हमें शक हो गया, उसको हमने कुछ नहीं बताया। लेकिन अब हम इमोशनल थे, हमें कोई पता नहीं था इतना कि क्या करना है। हम उस ज्वाइंट सेक्रेटरी NTRO जो बन के आया था उसको सब कुछ बता बैठे।
उसका नाम था वीरेंद्र रायका। ये वीरेंद्र रायका को आप सब जानते हैं, इंटरनेट पे खंगालिए। सन 2014 के आसपास आपको एक न्यूज़ मिलेगी, ये कुरुक्षेत्र के रहने वाले लड़के को गूगल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने 5 करोड़ का पैकेज ऑफर कर दिया था। Well, a 20-year-old boy in Haryana has inspired many people today. He lives in rural Haryana and has formed this software, which is an anti-hacking software, which has landed him a job, Shiv, in Microsoft, no less. This is really one of my favorite stories this morning. Take a look. Virender Raika, success was everything. Virender, who hails from a small hamlet of Neemwala in Haryana's Kurukshetra, ensured that nothing comes between him and his dreams. His hard work has now paid off. Virender has been offered a whopping 4.85 crore rupees annual package by software giant Microsoft. I got 4.85 CR from Microsoft Corporation. For what? To develop an anti-hacking device to save operating system and different kind of search engines through online web portals. और फिर उसके इंटरव्यूज चलते हैं टीवी पे और बाद में उसका खंडन होता है भी ये फेक न्यूज़ थी। अब फेक न्यूज़ वाली चीज़ें हमने पढ़ी नहीं थी, लेकिन बाकी पढ़ ली और उसके बेसिस पे उस व्यक्ति पे यकीन कर लिया। उसने हमें यकीन दिला दिया भी देशभक्ति में मैंने सारी नौकरी छोड़ के NTRO ज्वाइन कर दिया है। सब कुछ बता दिया, मतलब आप समझ के चलिए कि हमारे दुश्मन को हमारे बारे में सब कुछ पता है, अभी हम क्या सोचते हैं क्या करते हैं, और हम यहाँ इस उम्मीद में अभी अब कुछ होगा। दूसरा हमें ये उम्मीद थी भी जो बयान हमने दिए हैं, मतलब जो कंप्लेंट मैंने आपको दिखाई थी, हमने दी थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उसके बाद हमारे स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड हुए। और उसके अलावा हमने एक और कंप्लेंट पैरेलल दी भी, डेरा की जो पंचायत है, जिस गांव में डेरा बना है उसकी जो पंचायत है वो भी डिफ़ॉल्ट है, उसमें बहुत गड़बड़ है। वो उनकी जो वोटर लिस्ट है उसमें भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, अभी उसमें हो सकता है अभी कुछ घुसपैठिए हों, वे उनको चेक करो वोटर्स को। तो ऐसे कुल मिला के हमने 35 अलर्ट जारी किए थे दिल्ली दंगे से पहले। हमें था भी चलो दंगा होने तक नहीं उन्होंने हमारी सुनी होगी, लेकिन जब हो गया तब तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आई होंगी नोटिस में और फिर वो कभी ना कभी हम तक अप्रोच करेंगे। तो उसमें से हमारे शहर के एक DSP थे राजेश चेची, DSP राजेश चेची, हरियाणा पुलिस के, उनके पास वो स्टेटमेंट आया मेरा और उसको भी पूछताछ करने के लिए मुझसे। अब क्योंकि हम शहर में लंगर बांट रहे थे और ये सारा काम DSP राजेश चेची की ही निगरानी में चल रहा था, तो उनको यकीन नहीं था भी मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने ये कंप्लेंट लिखी है। फिर उन्होंने उस कंप्लेंट को पैचअप कर दिया। मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उनका चेहरा पढ़ के ये समझ सकता था कि वो ये चीज़ पैचअप करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। DSP राजेश चेची सिरसा में आने वाले जितने भी आज तक के पुलिस अधिकारी हैं उनमें सबसे ईमानदार पुलिस अधिकारी माने गए हैं अभी तक के। लेकिन जब उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पैचअप की उसके तुरंत बाद अपनी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाल दी। शहर के सारे लोग मिलके मुख्यमंत्री तक के पास गए कि भी ये ट्रांसफ़र रोक दी जाए, भी बड़ी मुश्किल से हमें एक ईमानदार ऑफिसर मिला है शहर में, लेकिन DSP चेची सहमत नहीं थे। मुझे लगा भी वो इसी वजह से सिरसा से जा रहे हैं कि कहीं कल को ये मामला उनके ऊपर ना आ जाए। अब ये सब तो एक तरफा चल रहा था, दूसरी तरफ डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन भी ये देख रही थी भी हमारा बोलना, जो डेरा की संगत का दर्द है, उनकी छुपी हुई जो मतलब करुणा है वो बाहर निकलेगी, उनका जो इमोशन है, और वो किसी से तो वो बांटेंगे। ऐसे लोग भी होंगे जो डेरा की मैनेजमेंट से परेशान होंगे, जो बहुत कुछ जानते होंगे, किसी को बताना चाहते होंगे लेकिन कोई चेहरा उन्हें मिला नहीं। और अब जब फेथ वर्सेस वर्डिक्ट कैंपेन को मेरे रूप में एक चेहरा मिल गया तो उनको भी लगेगा भी ये इस व्यक्ति को हम बता के आते हैं, ये देखो मैनेजमेंट के खिलाफ खुले तौर पे बोल रहा है, और ऊपर से डेरा के अंदर ही रह रहा है, डेरा की एक सोसाइटी में रहता है और डेरा के सभी लोगों को जानता है, डेरा के सभी जो क्राइम्स हैं ऑन रिकॉर्ड सबको जानता है।
तो ये हुआ भी और बहुत से लोग मुझसे मिलने आने लगे कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, मैनेजमेंट ने हमें ये ऑर्डर दिया था 25 अगस्त 2017 को लेकर। बहुत सारी जानकारियां नए नए रूप में निकल के आने लगी। अब मैं चीज़ें फ्रेम करने लगा भी कब क्या कैसे क्यों हो रहा था, और तब ये चार्टिंग होने लगी है जो मैंने कुछ हद तक तो आपको बताई है, लेकिन तब मैं इतना मैच्योर नहीं था। और बाद में मैं ये चीज़ें कोरिलेट करने लगा, और तब तक हमारे पास थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं इनडायरेक्ट जो पंजाब पुलिस के एक्सपीरियंस्ड लोग थे आतंकवाद को लेके, उनका कुछ सपोर्ट था और वो चीज़ें कोऑर्डिनेट कराने में हमारी मदद कर रहे थे। फिर इस बीच डेरा की संगत हम तक अप्रोच ना करे, एक चिट्ठी आई। जैसे 25 जनवरी 2019 को सुनारिया जेल से एक चिट्ठी आई थी, तब वो रिटन फॉर्मेट में नहीं आई थी, बाहर दिखाई नहीं गई थी। इस बार जो चिट्ठी आई वो रिटन थी और वो बाकायदा पब्लिश की गई। लगभग 13 मई 2020 की बात होगी। ये चिट्ठी पब्लिश की गई और उस चिट्ठी को जब आप पढ़ेंगे तो वो चिट्ठी कुछ इस तरह से थी जैसे कोई वसीयत लिखी जा रही है इनडायरेक्टली। और दूसरा था कि वो मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं उसको एक डेरा की भाषा में भी, जैसे हजूर संत जी ये इनडायरेक्ट संदेश दे रहे हैं भी, जो ये बोल रहे हैं फेसबुक पे, इनको सुनना नहीं है। तो ये चिट्ठी आई और चिट्ठी पढ़ के भी सुनाई गई, और उसके बाद ये चिट्ठी डेरा की संगत को बेची भी गई। आप कल्पना करेंगे भी एक चिट्ठी से डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन ने करीब करीब 500 से 700 करोड़ का मुनाफा कमाया। ये मुनाफा सिर्फ चिट्ठी बेच के कमाया। लेकिन इस चिट्ठी में एक फॉर्मूला लिखा था, दवाई लिखी थी कोरोना से बचने के लिए, आयुर्वेदिक दवाई। उसको डेरा से एसोसिएटेड जो कंपनी है MSG ऑल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने उस फॉर्मूले को बना के उन्होंने बेचना शुरू किया। तो उन्होंने अपना प्रॉफिट कमाया, क्योंकि अब ये गुरुजी ने चिट्ठी में लिख दिया है तो लोगों के लिए तो भैया ब्रह्म वाक्य हो गया भी, अब इससे तो कोरोना ठीक हो ही जाएगा। तो उसमें बड़ा प्रॉफिट कमाया। हालांकि चलो डेरा की मैनेजमेंट अकेली नहीं थी, बहुत सारे लोग कोरोना के दौर में जो खासतौर पे मेडिकल इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने बहुत अनाप शनाप चीज़ें बेच के इम्यूनिटी के नाम पे प्रॉफिट कमाया है। पर चलिए हम इसको कॉमन लेके चलते हैं। अब ये चिट्ठी जब आई उसके बाद फिर से थोड़ा ग्राफ है जो वो डेरा की मैनेजमेंट की तरफ झुकने लगा। लेकिन तब तक बहुत से लोग मुझे जानकारियां दे चुके थे और फिर वो हमसे पूछते थे भी अब करें क्या। एक तरफ ये जॉइंट सेक्रेटरी NTRO से मैं उम्मीद लगाए बैठा था भी ये कुछ करेगा, लेकिन ये तो मुझे बहुत देर बाद पता चला भी ये फ्रॉड है। दूसरी तरफ डेरा की संगत से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, अब वो मुझसे उम्मीद रखने लगी थी भी मैं कुछ करूँगा, और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे भी मैं उनको लीड करूँ। ये एक नई समस्या थी मेरे लिए, क्योंकि लीडर मैं कभी था नहीं, और एक लीडर कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, उसे क्या करना चाहिए, अभी कुछ पता नहीं था। मतलब मैं अघोषित लीडर था एक तरह से, एक ग्रुप था जो मुझसे उम्मीद लगाने लगा था, लेकिन मैं इस सेंस को समझ नहीं रहा था। मुझे 5-7 लोग चाहिए थे भी, किसी के साथ मैं डिस्कस करूं, फिर मैं अपने डिसीजन को बिल्डअप करूं भी हमें करना क्या है। हमने डिसाइड किया भी हम सबसे पहले ये करें भी, डेरा की संगत ये रियलाइज़ करे कि डेरा की मैनेजमेंट के पीछे लगकर उन्होंने जो किया वो गलत किया। वो अपनी गलती को माने। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला जाना उनकी गलती थी और इसका वो प्रायश्चित करना चाहे, तो इसलिए वो एक चिट्ठी लिखे सुनारिया जेल में हजूर संत जी को, एक पोस्ट कार्ड पे, कि जी 25 अगस्त 2017 के दिन हमने गलती की और डेरा की मैनेजमेंट के पीछे लग के हमने आपका आदेश ठुकराया है, और हम आपसे क्षमा चाहते हैं और हमें प्लीज़ माफ़ कीजिए और किसी तरह लौट आइए।
मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक तौर पे भी था, इसको आध्यात्मिक तौर पे भी समझ लीजिए भी हम वाकई में संत जी से माफी मांगना चाहते थे, लेकिन अब ऑप्शन नहीं था। ये जो पोस्ट कार्ड वाला सिस्टम शुरू हुआ, यहाँ से मुझे लगा भी वाकई में डेरा की संगत जो है वो इंटरेस्टेड है भी हम इस प्रोसेस को फेसबुक पे आगे बढ़ाएं। और अब चेहरा चाहिए था उन्हें, और मुझे ये नहीं पता था भी चेहरा मैं खुद हूँ। मतलब मैं इसके मायने नहीं समझता था, मुझे लगता था ये मजाक हो रहा है, अभी चलो हम अपने मिलजुल के काम कर रहे हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो ये समझते थे भी एक स्टेज पे हमें एक प्रॉपर डायरेक्शनल लीडरशिप चाहिएगी, और फिर जो लीडर होगा उसका अपना भी कोई व्यक्तित्व होना चाहिए, उसकी अपनी भी कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मतलब हम देर में समझे, लेकिन हमारा फोकस था भी संगत डेरा की अपने आप ही समझ जाए, और उसके बाद जो डेरा के अलग अलग एरिया के प्रतिनिधि हैं वो अच्छे से काम करने लगेंगे, काम सॉल्व हो जाएगा, धीरे धीरे हम कोर्ट तक पहुंच पाएंगे सच्चाई को लेके और सच सामने ले आएंगे। हम तो सिर्फ इतना ही सोच रहे थे। अब करते करते जुलाई 2020 आ गया। जुलाई 2020 में पंजाब सरकार में बरगाड़ी बेअदबी कांड में हजूर संत जी का नाम शामिल करने को लेके चर्चा चल पड़ी। उनका कोई स्पेशल विधानसभा का सेशन लगा जिसमें बरगाड़ी बेअदबी कांड के जो केस थे उसकी दोबारा जांच पंजाब पुलिस करेगी, और उस सब में ये मामला भी उठा भी हजूर संत जी का नाम इसमें डाला जाए। और फिर इन मसलों में जो मीडिया में डिबेट होती थी, लेकिन डेरा की तरफ से एज यूजुअल कभी कोई प्रवक्ता जो था वो मीडिया में भेजा नहीं जाता था। अब पंजाब में पंजाबी भाषा चलती थी, और पंजाब के जो ये धार्मिक मसले थे उस पे मैं उतनी पकड़ नहीं रखता था, और दूसरा मैं पंजाबी उतना बोल नहीं सकता था। तो हमने तय किया कि जो हमारी टीम की श्रीमती वीरपाल कौर इंसा जी हैं भी वो हमारी तरफ से, या यूँ कहें भी डेरा की संगत के बिहाफ पे एटलीस्ट पक्ष तो अपना रखें। तो हमने एक चैनल के जो वो थे न्यूज़ रीडर कह सकते हैं या रिपोर्टर जो भी थे कॉरेस्पॉन्डेंट, हमने उनको रिक्वेस्ट की, नाम था उनका यादविंदर, अब फिलहाल शायद वो प्रो पंजाब चैनल चलाते हैं अपना। उनको हमने रिक्वेस्ट भी की आप हमें क्यों नहीं लेते भी इसमें डिबेट में। तो उन्होंने श्रीमती वीरपाल कौर जी को एक डिबेट में बिठा लिया। डेरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਧੜਾ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਹਜੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਉਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ MSG1 ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਈ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹੀ ਲੜਕੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੰਬ ਲਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਆ ਉਹ ਲੜਕੀ? ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। अब डिबेट में जब वो बैठे तो चर्चा चल पड़ी 2007 के मामले में पोशाक को लेकर, जो विवादित पोशाक थी भी, ये पोशाक डेरा में किसने भेजी। अब क्योंकि पंजाब में एक चर्चा थी भी ये पोशाक अकाली नेता सुखबीर बादल ने ही भिजवाई थी, तो वीरपाल कौर जी ने उन चर्चाओं में एक उस समय के जो DGP थे शायद शशिकांत जी, उनका रेफरेंस देके बोल दिया भी वो तो ऐसे बोलते हैं। लेकिन अब मीडिया कब कैसे आपकी बात का बतंगड़ बना दे तो पता नहीं। तो उस चैनल ने क्या किया, उस स्टेटमेंट का बतंगड़ बना दिया और
दूसरे शब्दों में समझें तो जो डेरा की मैनेजमेंट हमें काउंटर नहीं कर पा रही थी सामने से, उन्होंने सुखबीर बादल को अपना मोहरा बनाया और सुखबीर बादल को ये यकीन दिला दिया भी ये कांग्रेस से फंडेड है हमारा ग्रुप और ये सुखबीर बादल को डाउन करना चाहता है। सुखबीर बादल उनके झांसे में आ गए, उन्होंने हमें लीगल नोटिस भेज दिया। उसके बाद बहुत कुछ चला, हमने उसका जवाब दिया, फिर वो पुलिस थाने कंप्लेंट लेकर गए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 295 ਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਬੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 295 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ फौजदारी केस रजिस्टर करने वास्ते। चलो ये अलग प्रोसेस था, पर बाद में शायद उनको समझ आ गया या जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने फिर ये प्रोसीडिंग्स परस्यू नहीं की और धीरे धीरे ये मामला शांत हो गया। लेकिन एक बार ये ऐसा था भी श्रीमती वीरपाल कौर इंसान जी के जगह जगह पुतले फूके जा रहे थे, जगह जगह उनके खिलाफ शिकायतें दी जाने लगी, उनके खिलाफ मामले दर्ज होने लगे। लेकिन बाद में ये चीज़ें जैसे जैसे हमने परस्यू की तो धीरे धीरे ये पैसिव हो गई। अब वहाँ से हमें लगा भी ये बरगाड़ी बेअदबी कांड में हजूर संत जी का नाम तो गलत डाला गया, क्योंकि तब तक हम पीछे की चीज़ें समझने लगे थे। हमने कहा भी इसको खोला जाए, तो हमने लीगल नोटिस भेजा डेरा की मैनेजमेंट को तरीके से, फिर कंप्लेंट दर्ज कराई, सब कुछ किया। लेकिन क्योंकि हम ये समझते थे भी डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई होना आसान नहीं है। जैसा कि 2007 में विवादित पोशाक का मामला हमारे सामने आया और उसके बाद हमें पता है कि हमारी सिख संगत के साथ और डेरा संगत के अंदर जो भी एक तरह से विवाद बना हुआ है, जो भी आपसी भाईचारा जो एक तरह से खंडित किया गया था, उसको हम दोबारा जोड़ने के लिए हम चाहते हैं कि इस विवादित पोशाक का जो मामला रहा था इसकी जड़ तक जांच की जाए और इसके पीछे मास्टरमाइंड था वो सामने आए। तो उसके लिए हमने अपना डेरा के जो उस टाइम प्रेजेंट प्रबंधक थे, मैनेजमेंट के 4 लोग थे, डॉक्टर पृथ्वीराज नैन, मोहन सिंह जिसको मोहनलाल के नाम से जाना जाता है, सुखदेव सिंह दीवाना और एक जोरा सिंह जो सलाबतपुरा से थे। पर उनकी तरफ से वो 7 दिन का जो नोटिस का टाइम दिया था, उनकी तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर हम मजबूर हुए और हमने आज चंडीगढ़ एसएसपी ऑफिस में शिकायत दी है, जिसकी रिसीविंग हम आपको वीडियो में दिखाना चाहेंगे। तो प्लीज़ आप ये कैमरे को एक बार जूम करके दिखा दीजिए। हम अपनी तरफ से कोशिश करने लगे। इस बीच पार्लियामेंट से कानून पास होने की खबर आने लगी भी किसानों को लेके कानून पास हो रहे हैं, और जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए 3 कानून हैं और उसको लेके जो किसान हैं वो नाराज़ हैं और ये कानून पास होने वाले हैं या हो गए हैं, ऐसा कुछ चल रहा था। और इस बीच मतलब धरना प्रदर्शनों की तैयारियां खासतौर पे पंजाब में एक्टिव हो रही थी। अब हम एक चीज़ तो समझ गए थे भी सरकार के खिलाफ, अगर जो सरकार कानून बनाए, कोई भी कानून बनाती है, उसके खिलाफ अगर धरना प्रदर्शन करोगे तो सरकार कैसे काउंटर करके आपके धरने को ख़त्म कराने के लिए कितने लोगों को मार भी सकती है। ऐसे में अगर किसान प्रदर्शन करेंगे तो कोई और मॉड्यूल जरूर एक्टिव होगा। तो वही हुआ, डेरा की मैनेजमेंट का अखंड सिमरन मॉड्यूल अगस्त के एंड में फिर से एक्टिव हो गया। मतलब वो पैसिवली चल रहा था, लेकिन जो ग्राउंड पे एक्टिव जब होना था वो फिर से हुआ। और वहाँ से हमें डर लगने लगा भी अब क्या करें। अमेरिका में एक शख्स रहता है जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये कोई सिख फॉर जस्टिस कोई संस्था चलाता है और ये कहा जाता है भी जो खालिस्तान का एजेंडा है उसको ये व्यक्ति काफ़ी हद तक लीड करता है कानूनी तौर पे। तो इस व्यक्ति ने कॉल की कि भी 31 अगस्त 2020 को भारत बंद रहेगा। अब क्योंकि ये कॉल खालिस्तानियों को लेकर थी तो ये एक्सपेक्ट किया गया भी पंजाब में इसका असर दिखेगा। इस बीच हमने देखा कि जो किसान है वो 30 और 31 अगस्त के आसपास अपना जो प्रदर्शन है पंजाब में वो बड़े स्केल पे शुरू करने वाले हैं। फिर इसके पैरेलल हमने देखा कि उस समय सैटरडे संडे को हरियाणा में लॉकडाउन लगता था, लेकिन 31 अगस्त को शायद मंडे था।
तो अचानक से सरकार क्या करती है कि भाई हम सैटरडे संडे की बजाय मंडे को हम लॉकडाउन लगाया करेंगे अब से। इसी बीच डेरा से आदेश जारी हो गया कि 30 और 31 अगस्त 2020 को अखंड सुमरण प्रतियोगिता जिला स्तर पे फिर से आयोजित की जाएगी। अब एक तरफ लॉकडाउन की घोषणा कर रही है सरकार, दूसरी तरफ डेरा अखंड सिमरन प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा है। हमें ये चीजें समझ में आने लगी 31 अगस्त या 30 अगस्त में कुछ गड़बड़ है, किसान प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो रहे हैं और पैरेलल वही मॉड्यूल एक्टिव हो रहा है जो फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों को लेकर हुआ था। क्या अब निशाने पे किसान है? फिर 25-26 अगस्त 2020 की बात है, जो किसान यूनियंस थी पंजाब में, उन्होंने घोषणा की भी हम जो अपना प्रदर्शन है अभी 15 दिन के लिए डेफर्ड कर रहे हैं, मतलब 15 सितंबर के बाद इस पे विचार किया जाएगा। जैसे ही ये डेफर्ड होता है वैसे ही डेरा में अखंड सिमरन का जो ये प्रतियोगिता है उसकी कॉल वापस ले ली जाती है। वैसे ही हरियाणा सरकार जो संडे मंडे को लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर चुकी थी वो वापस अपना ऑर्डर ले लेती है और फिर वो सैटरडे संडे पे आ जाती है और एट द एंड जो खालिस्तान को लेकर भारत बंद की कॉल बुलाई गई थी वो फेल हो जाती है। अब यहाँ से मुझे इतना तो समझ में आ गया भी ये फिर से किसी बड़ी तैयारी में हैं और अभी ये रद्द हो गया है, लेकिन मुझे इस बीच कुछ करना चाहिए भी क्या करूँ। ऑब्वियसली आप सोच के देखिए, जब सारी जगह से हमारे रास्ते बंद हो गए थे तो हम कौन सा रास्ता खोलें? तो आखिरी रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट का। तो हमारे जो वकील थे अजय प्रकाश सिंह दिल्ली वाले, मैं उनके पास गया अपने एक साथी को लेके। मैंने कहा भी ऐसा है जी, ये सारा कुछ हमने बताया भी कैसे मॉड्यूल तैयार हुआ, दिल्ली दंगे में सब कुछ हुआ, हमने अलर्ट भेजे। हमने कहा जी आप हमारी तरफ से एक PIL फाइल करो सुप्रीम कोर्ट में इस सारे घटना चक्कर को लेकर, ये किसी बड़ी वारदात की तैयारी में है और हमें इन्हें रोकना है। अब जब ये बात हुई तो अजय प्रकाश सिंह जी हैं वो भड़क गए, कहने लगे तुम ये कहना चाहते हो भी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो NIA और RAW जितने भी स्टेट इंटेलिजेंस हैं ये सब फेल हो गए और तुम कामयाब हो गए और तुम इनके खिलाफ कोर्ट जाना चाहते हो। मैंने कहा जी हमें नहीं पता कोर्ट में चीज़ें कैसे प्रस्तुत की जाएंगी, लेकिन हम ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि जो डेरा को बेस बना के टेरर मॉड्यूल बना है इस मॉड्यूल को तोड़ो वरना कोई बड़ी घटना घट सकती है। अब जब इतना हमने उन्हें कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया अभी ये नहीं होगा। अब हमारे पास जो आखिरी कानूनी सलाहकार था, पहला और आखिरी कह सकते हैं, वो भी हमारा साथ छोड़ गया। अब हमें समझ नहीं आया भी करना क्या चाहिए। कहते हैं भी जब कोई नहीं होता तो भगवान किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। तो हमें दिल्ली से एक और वकील ने अप्रोच किया, वो हमारा लाइव कार्यक्रम देखता था। उसने हमें अप्रोच किया और धीरे धीरे हमारे बीच बातचीत बढ़ने लगी। फिर मैं एक दिन उनसे मिलने गया। हम पहले बिल्कुल दूर दूर तक किसी को नहीं जानते थे। उनसे मिलने गया तो उस वकील की टीम थी अपनी एक। मैंने धीरे धीरे उनसे बात की तो मुझे लगा भी ये भरोसा करने लायक हैं। जब उन्होंने सारी बात बताई भी ऐसे ऐसे मसला है जी, तो उनका कहना था कि आप गलत तरीके से जा रहे हैं। उन्होंने हमें समझाया कि कानून में जो काम वकील नहीं कर सकता वो काम आम आदमी कर सकता है। भी जो बातें आप कह रहे हो ये बात कभी कोई वकील कोर्ट में नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका करियर खत्म हो जाएगा और उसके लिए केस एक बिजनेस है ना कि इमोशन है। लेकिन आम आदमी ये बात कह सकता है कि अगर कोर्ट को बुरी लग भी गई तो भी कोर्ट आम आदमी के खिलाफ जल्दी से एक्शन नहीं लेती।
और उसने मुझे यकीन दिलाया कि कोई भी वकील आपका केस लेगा नहीं, आप यकीन मानिए, आपको खुद से कानून सीखना होगा। अब ये समझ सकते हैं भी, सितंबर का महीना पूरा और 10 अक्टूबर 2020 तक आप समझ लें, इतना टाइम मैंने उनसे ट्रेनिंग ली भी, कानून के तौर तरीके या फिर जो डेरे के केस जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, तो उनकी टीम थी कई वकीलों की, वो हमें सिखाती थी, मुझे बताती थी कानून के पैंतरे। अब क्योंकि रातों रात तो मैं वकील नहीं बन सकता था, पर जितना मैं सीख पाता था मैंने सीखा। बहुत सारे तरीके उन्होंने हमें बताए भी, कानून का यूज़ कोर्ट के ज़रिए कैसे होता है और कानून का मिसयूज़ भी कोर्ट के ज़रिए कैसे होता है। तो उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया भी, आपको ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगानी होगी खुद, और खुद ही इस पे बहस करनी होगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए भी, मैं वही मोहित था जो 2017 में छत्तीसगढ़ के ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के पास गया था और मैं ऐसे कांप रहा था कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था। उन पर्ची लिख के उनसे बात कर रहा था, और अब मुझे कहा जा रहा था भी, आप सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच पे एक PIL फाइल करो, मतलब आर्ग्यू करो, उनको बताओ कि देश के अंदर कितना बड़ा टेरर मॉड्यूल चल रहा है और इसको खत्म किया जाए। अब उन्होंने मुझे सिखाया भी, कोर्ट हमेशा जीरो पे होती है, तो उनको जीरो से चीजें बताओ। अब एक तरफ मैं तैयारी कर रहा था PIL दायर करने की, तो हमने PIL लिखनी शुरू की। तो मैं अकेला दिल्ली में लगभग 1 महीना 1.5 महीना रहा उस PIL को लिखने के लिए। इस दौरान हमारे पास एक सूचना आई। ये सूचना किसी व्यक्ति ने दी जो हमारा लाइव सुनता था फेसबुक पे, और अच्छी बोलचाल हो गई थी। उसने हमें कहा कि हजूर संत जी को पैरोल पे बाहर लाया जाएगा तरीके से, और बाहर उनके काफिले के ऊपर हमला हो सकता है, और इसको लेके जो मतलब ये गैंगस्टरों की दुनिया है, इसमें एक ऑफर आया है, और उसमें कुछ गैंगस्टरों ने ऑफर एक्सेप्ट भी किया है। भी कोई बड़ा सिस्टम एक्टिव हुआ है, भी आप इस पे गौर करो भी क्या है ये। अब जितना कि मैं सरकार की चीज़ों को समझ रहा था, मुझे ये समझ में आ रहा था कि सरकार हजूर संत जी को जेल से बाहर निकालने का जोखिम गलती से भी नहीं लेगी, क्योंकि अगर डेरा की संगत को पता चल गया तो ये कितना शोर शराबा मचेगा, और बाद में फिर कोई पंचकुला जैसी घटना घट जाए, तो सरकार ऐसा रिस्क कभी लेगी नहीं ओपन तौर पे। लेकिन उन्होंने लिया। 24 अक्टूबर 2020 को मेट्रो हॉस्पिटल गुड़गांव चोरी छुपे हजूर संत जी को वहाँ ले जाया गया, और ये कहा गया भी उनके माता जी बीमार हैं, तो उनसे मिले, 4-5 घंटे वहाँ रहे और वापस सुनारिया जेल आ गए। वे खबर तो हमें, मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे 24 तारीख की सुबह ही मिल गई थी। मीडिया में ये खबर 7 या 8 नवंबर को आई थी, लेकिन मुझे 24 तारीख की सुबह ही मिल गई थी। हमने अपनी टीम को जितना भी सतर्क किया, लेकिन हमें फिर भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि सरकार ये कर कैसे सकती है। लेकिन ये हुआ था। अब हुआ, और उसके बाद कुछ लोगों ने ये दावा किया भी हमें वहां पे हजूर संत जी से मिलवाया भी गया है। अब हमारी PIL तैयार हुई करीब करीब 1000 पेज की। 3 नवंबर 2020 को पहली बार मैं सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री सेक्शन में PIL फाइल करने गया। जब मैं PIL फाइल करने गया तो वहाँ मुझे प्रोसीजर पता चला कि PIL कैसे फाइल होती है। अब मेरा दिमाग यहाँ चलने लगा भी जो अजय प्रकाश सिंह जी के जरिए हमने PIL फाइल की थी गुमनाम चिट्ठी के खिलाफ, वो कहाँ गई।
अब जब मैंने उसकी पड़ताल की, मुझे पता चला कि वो PIL कभी फाइल की ही नहीं गई। फिर हमने ये पड़ताल की, जो ये बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट को हमने 1.5 लाख रुपए का डोनेशन दिया था कि भाई हमारी आप PIL लगाओगे, वो कहाँ गया। पता चला अभी बार एसोसिएशन ने कभी ऐसा ऑर्डर पास ही नहीं किया था। मतलब आपको जब ये पता चले कि जिन लोगों के भरोसे आप इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हो वो आपके है ही नहीं, वो आपके साथ दगा कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो हमें समझ आया कि जो 2019 की याचिका में 50,000 रुपये जुर्माना हमें कैसे लग गया था। हमारा अपना ही सिक्का खोटा। क्या करते, तो करते कराते 3 नवंबर को PIL फाइल की, और जब वो फाइल करते हैं तो उसमें कुछ कमियां आती हैं, तो वो कमियां वापस से ठीक करनी होती हैं। अब क्योंकि पूरा प्रोटोकॉल मैं जानता नहीं था, तो बहुत सारी कमियां उसमें थी टेक्निकल तौर पे, तो उन्होंने फाइल वापस कर दी। और फाइल वापस करने के अगले ही दिन जो पुलिस अधीक्षक रोहतक थे, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया भी हमने डेरा प्रमुख को गुपचुप तरीके से पैरोल दी थी। अब ये न्यूज़ 7 नवंबर को ही क्यों आई, क्योंकि हमने PIL में इसका जिक्र कर दिया था। तो मुझे ये डाउट होने लगा भी सरकार के पास कॉपी पहुंच गई और सरकार अब अपने एंड पे चीजें डिस्क्लोज कर रही है ताकि कल को बात उन पर ना आ जाए। करते करते इधर से PIL को लेके हम भागदौड़ करने लगे, उसके ऑब्जेक्शंस क्लियर करने लगे कि फाइल हमारी कंप्लीट हो। दूसरी तरफ उसी दौरान डेरा का एक फॉलोअर था, भगता भाई का एक जगह पंजाब में, बठिंडा के अंदर शायद आती है, वहाँ पे था मनोहर लाल अरोड़ा। तो कुछ लोग उनकी हत्या कर देते हैं, जैसे गुरदेव सिंह की हत्या हुई थी बुर्ज जवाहर सिंह वाला में, महेंद्र पाल बिट्टू की हत्या हुई थी नाभा जेल में, अब उसके बाद ये मनोहर लाल अरोड़ा की हत्या हुई थी। और संयोग ये था कि मनोहर लाल अरोड़ा का जो लड़का था, बेटा था, वो भी जो बेअदबी वाली घटनाएं थी गुरु ग्रंथ साहिब से संबंधित, उसमें आरोपी था। अब मनोहर लाल अरोड़ा की हत्या क्यों हुई, क्योंकि वो तो आरोपी नहीं थे। तो इधर से डेरा का एक धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और उसमें बजाय मनोहर लाल अरोड़ा को इंसाफ मिले, डेरा की मैनेजमेंट जो खासतौर पे पंजाब के जो लोग थे, उन्होंने इस मांग को रख दिया कि भी हमें पुलिस प्रोटेक्शन दिलाई जाए। और डेरा के जितने भी मेन व्यक्ति थे पंजाब के, उन सबको पंजाब सरकार ने पुलिस प्रोटेक्शन दे दी, मतलब कॉम्प्रोमाइज के तौर पे। और फिर ये धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। इधर हम अपनी फाइल जब रीफाइल करने गए तो हमने इस घटना का जिक्र भी उस फाइल में कर दिया। अब आप अंदाजा लगाओ भी डेरा के लगभग तमाम केसों की मोटी मोटी बातचीत जो मैंने आपको बताई, ये सब उस फाइल में थी। हमारा अलर्ट जारी करना, जितनी भी जो सरकारी संस्थाएं हैं, PMO, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट या सुप्रीम कोर्ट वगैरह, सबको ये सारी चीज़ें उसमें A to Z जो भी मैं अब तक आपको बताता आया हूँ, ये सब उसमें लिखी गई थी। दिल्ली दंगे की भी सब लिखी गई थी। और दूसरी तरफ हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की कि हम गुमनाम चिट्ठी वाले मामले में, क्योंकि अब हमें पता चल चुका था कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL लगी ही नहीं है, तो हमने प्लान किया भी हम हाई कोर्ट में PIL लगाएंगे, एटलीस्ट कुछ तो कोर्ट हमें जवाब देगी, तो हम PIL फाइल करेंगे। तो हमने प्लान किया भी हम ये भी इन पर्सन पिटीशन फाइल करेंगे, PIL फाइल करेंगे हाई कोर्ट में, क्योंकि हजूर संत जी को जेल भेजने में उनके वकीलों का भी हाथ था और वकील के खिलाफ कोई वकील एप्लीकेशन डालेगा नहीं। तो पैरेलल हमने हाई कोर्ट चंडीगढ़ में भी एक PIL फाइल की। अब सुप्रीम कोर्ट की जो PIL थी और हाई कोर्ट की जो PIL थी, अब ये मैंने खुद ने ड्राफ्ट की थी और जो दिल्ली के एक वकीलों की टीम थी, जो एक कह सकते हो भी चैरिटी बेसिस पे ही हमारी मदद कर रही थी,
उनके सहयोग से हमने ये सब काम किया। और फिर पैरेलल हमें रोकने के लिए जेल से बार बार चिट्ठियां आ रही थी। इधर से नवंबर एंड से किसान आंदोलन दिल्ली के जो बॉर्डर एरिया थे वहाँ पे शुरू हो गया था। अब हम बहुत सारी चीज़ें पैरेलल लेके चल रहे थे। हमारी फटाफट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो ताकि ये बातें खुल जाएं और किसान आंदोलन में होने वाली घटना जो है वो ना हो। दूसरी तरफ ये गुमनाम चिट्ठी की PIL भी फाइल हो ताकि कोर्ट को सच पता चले भी इतना बड़ा झोल नीचे चल रहा है। और तीसरा था भी कहीं डेरे का मॉड्यूल जो बना हुआ है ये कोई घटना को अंजाम ना दे दे इससे पहले, उसको भी किसी तरह रोक के रखें। और चौथा भी जो जेल से आने वाली चिट्ठियां हैं इसके जरिए जो बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा हो रहा है ये एक लक्षण है भी वाकई में कोई घटना नहीं होने जा रही है, जिसको लेके एक बड़े स्केल पे पैसा भी इकट्ठा हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें पैरेलल अजीबोगरीब चल रही हैं। और इसके साथ डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन एक कैंपेन चला रही थी जिसमें डोर टू डोर जाके वो हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ब्लॉक कराती थी। मतलब लोगों से फ़ोन मांगती थी कि हमें डेरे का चैनल सब्सक्राइब करना है और उसके नाम पे वो हमारा चैनल उसमें ब्लॉक कर देते थे ताकि डेरा की संगत तक हमारा मैसेज कभी पहुंचे ही ना। और ये आप अंदाज़ा लगाओ ये हज़ारों लोग इस काम में लगे हुए थे और हर व्यक्ति तक वो इंश्योर करना चाहते थे किसी तक भी हमारी आवाज़ ना पहुंचे। लेकिन जो लोग थोड़े समझदार थे उन्होंने ये होने नहीं दिया। लेकिन जो भोली भाली डेरा की संगत थी भी डेरा से आदेश आ रहा है जो है जी दे दो, क्योंकि ज़्यादातर लोग डेरा से गांव स्तर पे जुड़े थे और वो इतना फ़ोन मल्टीमीडिया फ़ोन या इंटरनेट वगैरह कम ही चलाते थे तो उनको पता नहीं होता अभी कैसे रिपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। बहुत से लोग मुझे कॉल करते थे जी हमारे को आपका चैनल नहीं दिख रहा, कैसे दिखेगा। अब उतनी नॉलेज मुझे भी नहीं थी भी ये रिपोर्ट ब्लॉक करने के बाद खुलता कैसे है। मतलब ये सारी चीज़ें पैरेलल एक साथ चल रही थी। एप्रीहेंशन था कब कौन सी घटना की खबर किस रूप में आएगी पता नहीं। और इसी एप्रीहेंशन के साथ साथ फिर 2021 शुरू हुआ जहाँ पे कुछ नई घटनाएं घटी।